रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस, सिर्फ न्यूज 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम गोपीनाथ बाजार में बैठे हुए हैं और गोपीनाथ बाजार में हम रोनू भैया के यहाँ बैठे हुए हैं। वार्ड नंबर 66 के भाजपा के प्रत्याशी जितेंद्र बाशने रोनू जी हमारे साथ में हैं। रोनू जी, पहले तो हम सभी को तटस्थ होकर के शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। किन मुद्दों को लेकर के रोनू भाई लोगों के बीच में जा रहे हैं और कैसा रुझान जनता का आपको मिल रहा है? देखिए, बेसिकली जो मुद्दे होते हैं पार्षद के लिए, जनता के लिए जो मुद्दे हैं, जनता कहेगी सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए, पानी सुचारू रूप से मिलना चाहिए, सफाई नियमित होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था नियमित होनी चाहिए। तो उन सब के बेसिक मुद्दे हैं। पहले भी मैं एक बार सभासद रह चुका हूं, तो मुझे मालूम है जनता के मुख्य कार्य क्या होते हैं। और ये निश्चित है, पार्टी ने मुझको आशीर्वाद दिया है। पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ। 1999 से लेके आज तक मैं भाजपा में कार्य कर रहा हूँ, विभिन्न पदों पर। जी, ये वाली चर्चा हम बाद में कर लेंगे रोनू जी। पहले मेरा जो मुद्दा है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये आप कहते हैं बिजली, पानी, सफाई, सड़क, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। इनको तो आप देंगे, नहीं देंगे तो नगर निगम देगी। इसकी तो कोई बात ही नहीं होती है। मुद्दे क्या लेकर के आप अब जनता के बीच में जा रहे हैं? जो मुख्य मुद्दे हैं ये सफाई, बिजली, पानी, ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो तो करेंगे आप। अन्य क्या हैं? देखिए, मेरा जो वार्ड है वह उसमें काफ़ी धार्मिक क्षेत्र मौजूद है, जिसमें काफ़ी विश्वविख्यात मंदिर जैसे राधारमण लाल जी, निधिवन, गोपीनाथ जी और विश्व प्रसिद्ध प्राचीन घाट केसी घाट, ये ऐसे मंदिर हैं जहां आज श्रद्धालु, आप भी देख रहे हैं इस समय कितने श्रद्धालु, और विशेषकर कोरोना काल के बाद से तो यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। बहुत सी ऐसी असुविधा उनको होती है, जैसे जाम की भी थोड़ी अव्यवस्था चल रही है इस समय, जो ई रिक्शा की तादाद बढ़ी है दर्शनार्थियों के कारण, तो उस पर भी लगाम लगाना, अंकुश लगाना आवश्यक है। उसके लिए भी मैं प्रयासरत रहूँगा। उसके अलावा वृंदावन जो टूरिस्ट आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, वह यहाँ से पुरानी संस्कृति का संदेश लेकर जाएं। यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य मैं कराऊँगा जैसे वॉल पेंटिंग, जिससे पुरानी संस्कृति, कृष्ण जी की बाल लीलाओं का चित्रण करेंगे। जी, बाल लीलाएँ हैं, उनका चित्रण करके उनको संजोए दर्शनार्थी कि हाँ, हम वृंदावन गए तो हमको वहाँ पर प्राचीन स्वरूप दिखा। और प्राचीन केसी घाट मेरा एक बहुत दिन से मन में है, और मैं अगर ठाकुर जी और जनता ने आशीर्वाद मुझको दिया, पार्षद बनूंगा, तो एक केसी घाट पर मेरा बहुत दिनों से एक उद्देश्य है, वहाँ पर एक लेज़र लाइट टाइप का एक शो हो, जिसमें कृष्ण जी की बाल लीलाओं से लेके और बड़े होने तक की लीलाएं वहाँ चलें, जिससे श्रद्धालु वहाँ एक ऑडिटोरियम, ओपन ऑडिटोरियम टाइप बनाया जाए। इससे वहाँ पे दर्शनार्थियों का भी आना विशेष रूप से, भगवान के प्रति जो लोगों की आस्था है वो और ज़्यादा बढ़ जाए उन लीलाओं को देखने के बाद में। केसी घाट पे भगवान ने किस तरीके की लीला की, इसको आप प्रचलन करेंगे। बिल्कुल सर। इसके अलावा हमारे वृंदावन में दो मुख्य मुद्दे इस समय हैं। जाम, आपने कह ही दिया कि जाम और ई रिक्शा की समस्या को मैं लूँगा ही संग में। आपका जो क्षेत्र है वो निधिवन भी आता है, आपके क्षेत्र में चुंगी चौराया भी आता है। तो चुंगी चौराहे से पहले वाला जो क्षेत्र है वो आपके इलाके में, पत्थरपुरा तक आपके इलाके में आता है। इस समय सर इस वाले क्षेत्र में जाम की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। लोग वृंदावन में जाम और बंदर की समस्या से बड़े ही त्रस्त हैं। ऐसे में क्या ये सूची में आपने ये दो मुद्दे भी अपनी सूची में बढ़ाए हैं? जी बिल्कुल। देखिए, बंदरों का मुद्दा एक बहुत टिपिकल मुद्दा है वृंदावन में। आपने देखा होगा, आप तो शुरू से पत्रकारिता की लाइन में हैं, बहुतों ने बहुत प्रयास किए, कई नेताओं ने किए, हमने भी किए। जब मैं सभासद था तब भी प्रयास हुए, तब मैं नगर महामंत्री हूँ, उसमें संगठन के बतौर संगठन महामंत्री होने के नाते मैं उसमें भी प्रयास किए गए, शासन प्रशासन से कई बार चर्चाएं भी हुई। लेकिन इसमें ऐसा पेचीदा मामला फंसा हुआ है, इसमें इतनी तो एनओसी चाहिए। मुकेश गौतम जी मेरे कार्यकाल में चेयरमैन थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए थे, मेरे सामने किए थे, मैं उसका गवाह हूँ। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी, कुछ यहाँ पे भी पशु प्रेमी जीवित हो जाते हैं उस समय, जो कहते हैं कि नहीं, बंदर वृंदावन की धरोहर हैं, यहाँ की पहचान है,
तो वो भी एक कारण रहा है। धरोहर कहाँ रही है सर? ये तो दुविधा का कारण बन चुके मैं हैं, मान रहा हूँ क्योंकि इनको बिना फ्रूटी के तो ये कोई चीज़ को देते नहीं है। इनको पहले फ्रूटी दीजिए, जब जाकर के आपके सामान को रिटर्न करेंगे। अब तो इतने खूंखार हो गए हैं कि चलते हुए आदमी को काटने लग गए हैं बिना छेड़े हुए भी। बिल्कुल ठीक बात है, मैं मालूम है वास्तव में खूंखार हैं और इसका, लेकिन कोई ना कोई ये बात पक्की है। देखिए आदरणीय विनोद अग्रवाल जी मेयर प्रत्याशी हैं, वह निश्चित ही जीतेंगे, बोर्ड भी भाजपा की बनेगी और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ वृंदावन की जनता को। कुछ समीकरण आपने गणित बैठा लिए क्या बिल्कुल बैठे कि हुए हैं, मेयर जी जीतेंगे? निश्चित जीतेंगे, कुछ निश्चित। गणित है? देखिए इस समय जनता मोदी जी और योगी जी की दीवानी है, उनके कार्यों की दीवानी है। ये घर घर का चुनाव है, इसमें नहीं, पार्टी नहीं देखी जाती है, बिल्कुल देखी इसमें जातिवाद और पार्टी को कोई ध्यान में ही नहीं रखता है। ये तो घर घर का चुनाव है। लोकसभा और राज्यसभा, इन चीजों में तो हम लोग समझते हैं कि इसमें पार्टी देखी जाती है। ऐसा है, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। 70 वार्ड हैं वृंदावन में, 60+ हम जीतेंगे। पहले भी जीते थे और फिर जीतेंगे। अगर सिंबल कमल की वैल्यू नहीं हो तो सभी निर्दलीय पार्षद ना पहुंच जाए वहां पर। तो अब की बार तो ऐसा लग रहा है कि वृंदावन में भी 9 सीट कंप्लीट नहीं आ पाएंगी सर। घमासान के बीच में इसमें विरोधाभास बहुत सारा वार्डों में हो चुका है। पिछली बार 7 सीटें थी वृंदावन में और मैं गारंटी देता हूँ इस बार 9 की 9 भाजपा की सीटें निकलेंगी। कैसे? अच्छा आपने कोई गणित बैठाई होगी। अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 9 की, तो वहां आप ही के पार्टी के एक व्यक्ति विद्रोही हो गए हैं, ऐसे तो हमारे वार्ड आपके वार्ड से भी एक विद्रोही हो गए हैं। ऐसे ही मैं अगर आकलन करूं, आप निश्चिंत रहिए, संगठन की हमारी वोटें बहुत हैं, संगठन हमारा बड़ा मजबूत है और संगठन के सिपाही जो कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, वो जी जान से बागी हो रहे हैं। कोई समस्या नहीं है। देखिए 100 में से एक आध ऐसा निकल आता है जो सिर्फ स्वार्थ में लगे रहते हैं, उनको सिर्फ चुनाव लड़ना है, तो उनका तो कोई मतलब नहीं है। टिकट मिल जाए तो भाजपा बहुत अच्छी, टिकट नहीं मिले तो भाजपा बहुत खराब। समझ रहे हैं ना आप? चलिए, तो इसी बात पे अब चर्चा जब शुरू हो गई है तो कर ही लेते हैं। आप ही के वार्ड से जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं अरोड़ा जी, पंकज अरोड़ा जी कहते हैं कि आपका तो कोई पहले बीजेपी में कोई रुझान ही नहीं था। वो कहते हैं कि आपका परिवार कांग्रेसी और सपाई था, उसके बाद में आप 5 साल से बीजेपी में आए हैं, कोरोना काल में आपने कोई सहयोग नहीं किया, ऐसे आरोप वो आप पे लगाते हैं और कहते हैं कि पार्टी से न जाने कैसे धन से या बल से वो है टिकट ले आए हैं। बलराम जी, आप पत्रकारिता में कब से हैं? मुझे हो गए करीब 15 साल लमसम हो गए। आप 15 साल से मुझे किस पार्टी में देख रहे हैं? मैंने तो आपको भाजपा में देखा और ये मैंने क्वेश्चन भी उनसे किया है, तो वो कहते हैं उनका लेकिन परिवार तो कांग्रेसी है, उनका परिवार सपाई है। देखिए अब यहाँ पे विरोधाभास हो गया। वो कह रहे हैं 5-6 साल से ये भाजपा में आए हैं, मतलब एक्टिव हुए हैं। नहीं आप मुझको कब से एक्टिव? मैं जब से देख रहा हूँ पार्षद सभासद थे, माफी चाहता हूँ, पार्षद सभासद से आप। उससे पहले आप युवा मोर्चा के टाइम से ही मुझको देखता रहा हूँ मैं, देखता रहा। यहाँ तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि मैं भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, ये तो स्पष्ट हो गया। अब देखिए सामने वाला क्या आरोप लगा रहा है, उसकी क्या मानसिकता है, ये तो वही बता सकते हैं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जनता जानना चाहती है। आप कहते हैं कि टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जनता इस बात को जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ जो कि, जबकि आपका वो कहते हैं कि कांग्रेसी पूरा परिवार सफाई है उनका, और ऐसे में वो एकदम से निकल करके आए और उन्होंने टिकट मांगी और उनको टिकट दे दी जाती है। बोले धन और बल के हिसाब से टिकट दी गई है। देखिए 2012 में मुझको पार्टी ने टिकट दी, मैं सभासद रहा। दोबारा मैंने पार्षद जब नगर निगम घोषित हो गई, मैंने आवेदन किया, मुझको टिकट नहीं मिली। मैं पार्टी में निष्ठा रखते हुए चुनाव नहीं लड़ा। मैं भी तो नहीं लड़ा, मुझको भी तो पार्टी ने टिकट नहीं ली। इसका मतलब उन्होंने धनबल पर टिकट ली थी क्या उस समय? इस चीज़ को भी तो समझिए। क्या भाजपा में पैसे से टिकट मिलती है क्या? और मिलती है तो इसका मतलब उन्होंने भी ली होगी फिर। तो ये तो मतलब वो अपनी बातों में ही फंस रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं कि मैं चाहे अगर यहाँ चुनाव जीतता हूँ या नहीं जीतता हूँ, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, पार्टी मेरे रग में बसती है। ऐसे में अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो भी मैं पार्टी में ज्वाइन कर लूंगा। देखिए अगर पार्टी रग में बसी होती तो वो निर्दलीय पर्चा नहीं भरते, बागी नहीं होते। आप मुझको बताइए, जिसकी अगर मेरे दिल में पार्टी बसती है, मैं बागी होकर चुनाव नहीं लड़ा। मैंने पार्टी का सपोर्ट किया, पार्टी के संगठन में कार्य किया। अब अगर वो भाजपाई हैं होते तो वो बागी चुनाव नहीं लड़ते। उससे पहले की और मैं इतिहास बता दूंगा, आप जनता से जाके पूछ सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये जनता से जाके पूछ सकते हैं आप। 96 लक्ष्मीनारायण पाठक जी की बोर्ड जब बनी थी नगर पालिका की, उस समय उनकी माताजी को टिकट पार्टी द्वारा किन्हीं कारणों से नहीं दी होगी, तो वो बिना टिकट के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी। उसके बाद 2001 में उनके पापा जी, उस समय भी भाजपा ने उनको टिकट नहीं दी, तब वो निर्दलीय मैदान में उतरे। क्या मुझको एक चीज़ बताइए, परंपरा है क्या उनके परिवार की? ये परंपरा है क्या? 25 साल हो गए, 25 साल हो गए। क्या और जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं
उनका हक नहीं बनता है क्या? मैंने पूछा था, ये मैंने भी अपने अपने डिबेट में अपने चैनल के माध्यम से पूछा था कि एक मिनट बलराम जी, क्या उनका हक नहीं बनता है क्या? मतलब पार्टी आपको चिन्ह ना दे तो पार्टी खराब, पार्टी चिन्ह दे दे तो पार्टी अच्छी, ये कौन सी बात हुई? जब 96 में टिकट नहीं मिली, आपने भाजपा के प्रत्याशी का सपोर्ट किया क्या? बागी मैदान में उतरे। दोबारा 2001 में टिकट नहीं दी, फिर बागी मैदान में उतरे। आज फिर जब टिकट नहीं दी, फिर मैदान में उतरे। ये कहाँ का भाजपा के प्रेम? ये जनता जानती है, आप जनता से जाके पूछिए, जनता आपको जवाब देगी। भाजपा का मतलब ये है कि आप भाजपा के साथ आपको टिकट दे चाहे ना दे। अच्छा, और सुनिए दूसरी बात, ये केवल भाजपा के संग नहीं है, किसी भी पार्टी के संग, चाहे आप कांग्रेस में हो चाहे सपा में हो, अगर पार्टी ने आपको अब यार विश्वास नहीं जताया तो आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपनी बता रहा हूँ, 99 से हूँ, एक बार भी मैंने पार्टी के विरोध में कार्य नहीं किया। मुझे टिकट नहीं दी, मैं संगठन का कार्य कर रहा हूँ। और मुझको एक चीज़ बता दें, क्या पार्टी का सच्चा सिपाही वो होता है सिर्फ चुनाव लड़ता है? ये भी तो होता है कि संगठन का कार्य। आप बता दें, अगर संगठन का कार्य सामने वाले किसी ने किया हो तो आपने देखा है? वो कहते हैं मतलब रोनू जी ने तो कोई कार्य नहीं किया संगठन का। जब मैंने मीटिंग करी है, जब मैंने हेमा मालिनी जी का प्रोग्राम किया तो रोनू जी मेरी अड़चन बने। मैंने जब श्रीकांत जी बुलाया, एक मिनट मैं उनका क्वेश्चन दोहरा दे रहा हूँ। एक मिनट, मुझ तक सूचना तक नहीं होती थी। मेरे घर के सामने प्रोग्राम होते थे, मुझ पर सूचना नहीं होती। मैं नगर महामंत्री हूँ, आप अध्यक्ष जी से पूछना इस बात को, वो बताएंगे आपको। तो इस विरोध में आप उनके तखत हटवा देते थे कि भाई मेरे घर के सामने से तखत ऐसा है, मैं नगर महामंत्री था, पूरा वृंदावन का क्षेत्र मुझे संभालना पड़ता था। वो ये समझते थे मैं अपना वार्ड, वो इस वार्ड के पार्षद थे। अगर इस वार्ड में कहीं भी वोटिंग हो रही है, सारा जिम्मा उन पे होता था। जो बस्ते आते थे वो उनकी जिम्मेदारी पे आते थे। तो यहाँ की जिम्मेदारी किनकी? स्वाभाविक है। लेकिन वो कहते हैं कि आप उनके अपने आपके घर के सामने अगर वो बस्ता लगा लेते थे तो आप उसको हटवा देते थे, बोले घर से आगे हटाओ उसको। उन्होंने क्या कहा? दुकान शायद दुकान कहा था। नहीं, उन्होंने क्या कहा था आप भूल रहे हैं, मुझे याद है। उन्होंने ये कहा था यहाँ पे बिस्तर लगाया था घर के बाहर, लेकिन उस पर कोई आदमी मौजूद नहीं था, ये कहा था उन्होंने। सुबह 5 बजे से लेकर और जब तक हर बूथ की काउंटिंग कलेक्ट नहीं हुई, 9:30 10 बजे तक हम कार्यालय पे बैठे रहे। सुबह 5 बजे से लेकर हर बूथ पर, वृंदावन में कितने बूथ हैं, कितने सेंटर हैं? 11 सेंटर हैं, 67 बूथ हैं। एक एक बूथ की मॉनिटरिंग हमारे और अध्यक्ष जी के द्वारा की गई। अब ये बताइए आप, उनको तो सिर्फ दो सेक्टर संभालने थे, हमको 11 सेक्टर और 67 बूथ संभालने थे। तो अब ये तो जनता बताएगी आपको कि मैंने संगठन के लिए कार्य किया या उन्होंने किया। अच्छा, वो यहाँ ये बातें जो कहते हैं कि हेमा मालिनी जी आई, उस समय मैंने हेमा मालिनी जी को अपने वार्ड में बुलाया तो उन्होंने मेरा विरोध किया। वो कहते हैं कि मैंने श्रीकांत जी को अपने वार्ड में बुलाया तो उन्होंने मेरा विरोध किया। और तो छोड़िए, जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय भी वो मेरी कटिंग कर रहे थे, मेरी कटिंग कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ों को वो क्यों बोलते हैं? मतलब या तो देखिए, किसी की अगर ऐसी मानसिकता है तो मैं उसका जवाब देना नहीं चाहूँगा। वो जो कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े भाई हैं, इस बात का जनता जवाब देगी। अगर आप जनता से विचार लेंगे तो आपको जनता जवाब देगी। एक बात का आपने मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने 2 बार पूछा कि परिवार में, वो कहते हैं कि परिवार में पूरा परिवार कांग्रेसी है, पूरा परिवार सपाई है, ऐसे में ये सिंगल बीजेपी के हैं, और जबकि ये काम नहीं करते हैं, ये आरोप लगाते हैं। देखिए, काम ना करना ये तो मैंने आपसे सिद्ध कर दिया। बिल्कुल कर दिया कि मैं देख चुका हूँ, आप सभासद रह चुके हैं, आप पहले विद्यार्थी परिषद में रह चुके हैं, तो आपने कहा तो संगठन से जुड़े रहे थे ना। रही बात परिवार की, बलराम जी, ये आप भी जानते हैं, ये राजनीति है। परिवार में अगर वृंदावन में पूर्व चेयरमैन साहब के यहाँ देख लीजिए, चारों पार्टियों में 4 भाई हैं। मथुरा चले जाइए आप, पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा जी और मुन्ना भैया जी अलग अलग पार्टियों में। और उससे ऊपर चले जाइए, प्रदेश में भी कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो सपा में, सब ऐसे कई उदाहरण। ठीक है, ये तो आप भी जानते हैं। हो सकता है आप किसी विचारधारा के हो, आपका भाई दूसरी विचारधारा का हो। एक चीज़ समझिए, ये तो पर्सनल टारगेट है, ये राजनीति इश्यू नहीं है। एक राजनीति का स्तर होना चाहिए। मेरे तुम्हारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक नहीं हो सकते हैं। तो उससे ऊपर उठना चाहिए इंसान को। लेकिन वहाँ वो व्यक्ति राजनीति को बहुत ऊपर मानते हैं, पारिवारिक नहीं समझते हैं। उनसे आप पूछिए तो वो तमाम आरोप लगा देंगे,
लेकिन मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। अच्छा, एक जनता का यहाँ का जो रुझान इस समय आ रहा है, जो हम लोगों से पूछते हैं या बुद्धिजीवियों से, जो राजनीतिक के ज्ञाता हैं, उनसे जब हम चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि इस समय समीकरण बिगड़े हुए हैं वार्ड नंबर 66 के। बोले क्योंकि उन्हीं के घर के एक प्रत्याशी बागी हो गए, बागी होकर के मैदान में उतरे हैं। बोले उनके संग में जनता का सिंपैथी भी बनेगी और सिंपैथी के साथ साथ में वो वोटों को भी काटेंगे। तो ऐसे में आपका आकलन क्या कहता है? बिल्कुल ऐसा है। पहले उनकी माताजी सभासद रही थी, उस समय ये कहा गया था उनकी तरफ से कि ये हमारा लास्ट चुनाव है। उनके वार्ड में जिस समय नगर पालिका थी, दोबारा जब चुनाव हुआ, कई लोगों से अब मैं पूछवा दूंगा अगर ऐसी कोई शंका है, दोबारा भी उन्होंने कहा ये मेरा लास्ट चुनाव है। तीसरी बार जब पार्षद की उन्हें टिकट मिली, मुझे नहीं मिली, तो मेरे घर पर भी आए थे और मुझे आश्वस्त करके गए थे कि अगली बार मैं आवेदन भी नहीं करूँगा टिकट के लिए। मतलब एक घर पे बैठकर चर्चा हुई थी चुनाव से पहले, टिकट मिलने के बाद टिकट उनको जब टिकट मिल चुकी थी उसके बाद जी, ये कह के गए थे कि मैं अगली बार मैं टिकट नहीं भरूंगा, अगली बार तुम ले लेना, मैं लड़ूं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो संगठन का कार्य करना, टिकट नहीं दी, इस बार प्रयास किया, लेकिन उनका कमिटमेंट कहाँ गया ये भी तो समझिए। ये तो आपको सुनिए, ये भी आपको दो बार हुआ था ऐसा चुनाव के दरमियान। जिस दिन उनको टिकट मिली थी उसके अगले दिन आए थे मेरे पास, मुझसे कही थी उन्होंने ये बात। उसके बाद जिस दिन लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की पिछले चुनाव में, उस दिन उनके भाई भी आए थे, जिस समय मेरे पास 10-15 लोग उन्हीं के क्षेत्र के बैठे हुए थे। ये आप उनसे भी पूछ सकते हैं जाके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। राजनीति की तरह होनी चाहिए। राजनीति में विरोधाभास हो सकता है, लेकिन उसको पर्सनल लेना या पर्सनल करना वो गलत है। बिल्कुल। तो वाकई में इस समय ये जो वार्ड नंबर जो 66 है, ये इस समय वाकई में बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। और दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये चर्चाएं जो हैं वो इसलिए आगे बढ़ रही हैं क्योंकि इस वार्ड में इस समय घमासान मचा हुआ है। हर किसी जो चुनावों में इंटरेस्ट रखते हैं या राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, वह लोग इस पर निगाहें बनाए बैठे हुए हैं। एक प्रश्न आपका और रह गया कोरोना काल का। हाँ, कोरोना काल में वो कहते हैं, मैंने कहा था लेकिन आपने जवाब नहीं दे पाए। जवाब दे रहा हूँ। ऐसा है, देखिए उस समय वो पार्षद थे। ऐसा होता है, ये आप भी जानते हैं, जिस पे जो पद होता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। वो कहते हैं आप उपाध्यक्ष, शायद महामंत्री थे उस संगठन में महामंत्री था। आप मेरी फेसबुक भी देख सकते हैं, उस समय की फेसबुक पोस्ट भी देख सकते हैं मेरी। हो सकता है वो फील्ड में मुझसे थोड़ा ज़्यादा रहे हों, संभव है, मैं मानता हूँ, क्योंकि पार्षद हैं, जनता की अपेक्षाएं जो पद पे होती हैं व्यक्ति उनसे होती है। आप जनता से जाके पूछ सकते हैं, ऐसे ऐसे परिवार जो जिनके सामने वास्तव में स्थिति उस समय नहीं थी, आप भी जानते हैं ये, किसी के लिए 2 बार, किसी के लिए 4 बार, किसी के लिए 6 बार, किसी के लिए 10-10 बार राशन की व्यवस्था कराई गई मेरे द्वारा, कई स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा, कई जो है सामाजिक लोगों द्वारा। कोई व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड रहा, उसके लिए भी कई लोगों के लिए मैंने बेड भी की भी व्यवस्था करी। ऑक्सीजन कंसल्टेटर 2-3 लोग हैं अपने क्षेत्र में ही हैं, उनके यहाँ व्यवस्था करी। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करी। ठीक है, कई ऐसे लोग थे जो आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे थे, उनके लिए भी जो यथासंभव मदद थी। अब ये तो जनता बताएगी। देखिए, अपने मुंह से ये सब कहना ये गलत होता है। पहला तो जो राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं अपना, वह जानना चाहते हैं कि रोनू जी का मन इस बार क्या कह रहा है, और साथ में जनता भी जानना चाहती है। जो अन्य मतलब आपके बाट के अन्य जो जनता है, आपकी बाट की तो जनता वोटर है ही है, वो तो अपना मन बना करके अभी से बैठ गई होगी कि हमें किसको मत देना है। लेकिन अन्य जो बाट के लोग हैं, जो रोनू जी से जुड़े हुए हैं या आपके बड़े भैया से जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं कि रोनू जी के मन में इस समय क्या चल रहा है, क्या रहेगा। देखिए बलराम जी, आपका सर्वे बहुत अच्छा जाता है, मैंने कई बार देखा है। ठीक है ना, ये तो आप भी सर्वे कर चुके हैं। जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। एक आंकड़े के हिसाब से एक बता तो दीजिए। आप कहते हैं 2,500 से 3,000 वोट पड़ेंगे लमसम। मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा, ऑफ कैमरा बताऊंगा। ऑन कैमरा लेकिन ये आप भी जानते हैं, जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि जनता के मन में योगी और मोदी, इस बात का विश्वास कीजिए। बिल्कुल। तो वाकई में मैंने पहले भी आपको शुभकामनाएं दे दी और फिर से मैं आपको तटस्थ होकर के शुभकामनाएं देता हूं रोनू जी। तो ये रहे हमारे साथ में वार्ड नंबर 66 से बीजेपी के प्रत्याशी जितेंद्र वाष्णे रोनू भैया।
चर्चाओं का क्रम लगातार चला। जो आरोप प्रत्यारोप जो लगे उसका उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि अब मेरे परिवार में अब हर किसी के मत दो होते हैं, परिवार के पति पत्नी के मत दो हो जाते हैं, कोई कांग्रेस में होता है, कोई बीजेपी में होता है, ऐसे भी घर बहुत सारे हम लोगों ने देखे हैं। तो ऐसे में यह तो कोई बात नहीं बनती कि मेरे परिवार में कौन सी पार्टी में कौन सी पार्टी में है। वहीं वो कहते हैं कि अगर विकास की बात करूँ तो मैंने भी 5 साल सभासद रहा और 5 साल सभासद रहने के साथ में मैंने काफ़ी सारा विकास कराया है। इसी के साथ वो कहते हैं कि जिस तरीके से वो है कोरोना काल की बात करते हैं, कहते हैं कि रोनू जी के द्वारा कोरोना काल में कोई काम नहीं कराया गया, तो अपने काम गिनाते हुए कहते हैं मैंने इन लोगों की सेवाएं की। और सेवाओं के तौर पर हम साथ में, मैं इस बात की तो मैं भी पुष्टि करता हूं क्योंकि बड़े भाई को मैं बहुत अच्छी तरीके से, इनके जो बड़े भाई हैं मेघश्याम बाशने जी, उनको अक्सर लोग जानते हैं और जानने के साथ में उनके कार्य क्षेत्र को भी जानते हैं कि वो किस तरीके की सेवाएं करते हैं। तो ऐसे में सेवाओं का प्रकल्प तो यहाँ खत्म हो जाता है। अब देखने वाला विषय यह होगा कि वार्ड नंबर 66 की जनता किसको अपना मत देती है। यह उस 4 तारीख के कालचक्र में सब कैद है। वह चक्र जब चलेगा और किसकी वोट किसके पल्ले में जाती है, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन जो चर्चाओं का विषय इस वार्ड नंबर 66 से चल रहा था, वह चर्चाएं आज रोनू जी के मिलने से, साक्षात्कार होने से शायद कुछ हद तक थमने का प्रयास करेंगी। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।